आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का इंतकाल हो गया है। जो आपने सही सुना, सत्यपाल मलिक अब नहीं रहे। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कई बीमारियों से जूझ रहे थे सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो कई सूबों की रियासत और हुकूमत में अहम किरदार निभा चुके हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए यूपी के बागपत में 1946 में पैदा हुए। मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। और उसके बाद सियासी सफर शुरू हुआ और आज उस सफर का अंत हुआ है। सियासी सफर की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की थी, फिर जनता दल और आखिरकार बीजेपी के साथ लंबा सफर तय किया। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर रहे और कई अहम ओहदों पर तैनात भी हुए। 2018 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पे हलफ लिया और फिर आया 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब उन्होंने बतौर गवर्नर आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के लिए साइन किया था। और इसी फैसले के साथ रियासत को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सत्यपाल मलिक ने बाद के सालों में कई बार बयान दिए, कभी सरकार की तारीफ की तो कभी अपने ही दौरे हुकूमत पर सख्त सवाल उठाए। मेघालय और गोवा के गवर्नर भी रहे, लेकिन उनकी पहचान हमेशा जम्मू कश्मीर के उस अहम फैसले से जुड़ी रही। आज आर्टिकल 370 की 6ठी बरसी पर सत्यपाल मलिक का इंतकाल एक ऐसा इत्तेफाक है जो तारीख में दर्ज हो गया। सत्यपाल मलिक की सियासी जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनका सियासी सफर भी काफी दिलचस्प रहा। 1974 चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए थे। 1980 लोक दल के टिकट पर वो राज्यसभा भी पहुंचे थे। इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की पुरजोर मुखालिफत की और जेल भी गए। हालांकि 1984 में उन्होंने पाला बदला और कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस छोड़कर सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई और साल 1988 में अपनी पार्टी का जनता दल में विलय करवा दिया। 1989 में वो अलीगढ़ से सांसद भी बने। मुलायम सिंह यादव की सियासी उरूज के दिनों में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और 1996 में सपा के टिकट पर अलीगढ़ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद से 2004 में बीजेपी में शामिल हुए लेकिन बागपत से चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि पार्टी ने उन्हें 2012 में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी दिया। 2017 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का और 2019 में गोवा, 2020 में मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था। एक लंबी कथा है उनकी, एक लंबी कहानी है, लेकिन उन कहानी के अंदर जो सबसे अहम जम्मू कश्मीर के हवाले से है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक के रहते हुए ऐसे फैसले हुए जो न जम्मू कश्मीर के हित के लिए बेहतर समझे गए और ना ही उसके बाद कभी जम्मू कश्मीर से रिश्ते बेहतर हो पाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से वो जब गवर्नर के तौर पे रिटायर्ड हुए, बाहर निकले, तो उन्होंने सरकार पे ही ऐसे सवाल उठाए जिसकी वजह से उनके ऊपर उनके सियासी करियर पे एक लंबा निशान चलता गया और उसके बाद कई तरह के सवाल जन्म लिए। सीधा रुख करेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सोहेल काज़मी साहब का। सोहेल काज़मी साहब, आज वो दिन है जब हम ये कह सकते हैं कि आज सत्यपाल मलिक के दौरे हुकूमत में या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये फैसला लिया था और आज उसी दिन इत्तफाक वो नहीं रहे। बहुत गम का ये न्यूज थी, बड़ी अफसोस की न्यूज थी कि सत्यपाल इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर रहेगा और जम्मू कश्मीर की को याद किया जाएगा और सत्यपाल मलिक साहब का नाम भी सुनहरे अक्षरों में हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट में लिखा जाएगा, लिख चुका है और वो हमेशा लोग उनको याद करते रहेंगे। क्योंकि 5 और कोइंसिडेंस देखिए, 5 अगस्त 2019 में हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी बने, एबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुई और सत्यपाल मलिक जो उस वक्त यहाँ गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर थे, उसके बाद तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ आ गए। तो वो एक ऐसा लम्हा था, ऐसा टाइम था जिसमें अटकलें थी कि पाकिस्तान या वो लोग जो अलगाववाद से जुड़े हैं वो कुछ बड़ा करेंगे जम्मू कश्मीर में। और सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यूज में भी कहा, मैं भी बहुत बार उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि एक भी इंसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ जब हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी में और आर्टिकल 370 जब यहाँ से हट गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी कि इंसिडेंट फ्री जो सामान्य तौर पे इसका जो कन्वर्जन हुआ उनके वक्त में हुआ। और वो इसलिए भी पॉपुलर थे कि वो बहुत ऑनेस्ट थे, बड़े
खुल के बात करने वाले इंसान थे, वो किसी से डरते नहीं थे। वो कहते थे मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, और किसानों की रहनुमाई हमेशा करते थे। जब तक वो वेंटिलेटर पे भी चले गए तब तक वो किसानों की बात करते थे और बड़ी खूबसूरती से और बड़ा खुल के करते थे। हालांकि गवर्नर का प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि वहां कोई भी ऐसी चीज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है जब आप गवर्नर की गरिमा से बाहर कोई बात करते हैं, लेकिन वो मेघालय में भी करते रहे, गोवा में भी करते रहे और जम्मू कश्मीर में भी करते रहे। सुर्खियों में वो तब आए जब पुलवामा अटैक पे उन्होंने अपनी टिप्पणी जो है उस वक्त कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की और सारी चीजें उन्होंने बयान की, तो वो उस वक्त से बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए। और उससे पहले जब महबूबा लेड सरकार को यहाँ डिसॉल्व करना था तो उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मेरा जो फैक्स था जो था वो खराब था, इसलिए उनकी जो रेजिग्नेशन थी वो नहीं पहुंच पाई, या उनकी डिसॉल्व असेंबली को जो डिसॉल्व हुआ वो नहीं पहुंच पाई। तो बड़े इंसिडेंट्स हैं। फैक्स वाला तो बहुत फेमस हुआ, आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन का तो हिस्टोरिकल स्टेप था। पुलवामा अटैक पे वो बहुत बोलते थे। और सबसे ऊपर जो एक बयान जिसपे फिर उनको जब यहाँ से चले गए और जब वो गवर्नर नहीं रहे तो उनपे सीबीआई के केसेस भी दर्ज हुए, जो कि उनकी तरफ से बयान था कि कुछ लीडरान मुझे घूस देना चाहते हैं 300 करोड़ की कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और वो फिर उल्टा उन्हीं के ऊपर वो इंक्वायरी शुरू होगी। तो बड़े बेबाक तरीके से वो अपनी बात को रखना शुरू किया। और फॉर्चुनेटली जब वो यहाँ से चले गए तो उनकी सिक्योरिटी भी विड्रॉवल हुई, जो मेरी उनसे बातचीत होती थी, लेकिन वो फिर भी उसी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको मीडिया के सामने रखते रहे। चाहे राम मनोहर हॉस्पिटल में काफी देर से वो एडमिट थे, व्हील चेयर पे वो जाते थे, लेकिन अपनी बात जो है उसको कंसिस्टेंटली लोगों के सामने रखते रहे, क्योंकि उनकी इमेज एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लीडर की थी। और वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ उनकी फैमिली के साथ हमारी सद्भावनाएं हैं, हम उस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। लेकिन यह कि ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं जो पावर कॉरिडोर्स में रह के भी अपने पावर कॉरिडोर्स के जो बॉसेज हैं उनके साथ अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो वो सत्यपाल मलिक थे। बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रेलिवेंस की बात करने के लिए अपनी कुर्सी को दाव पे लगा देते हैं। वो अपने सियासी करियर को दाव पे लगा करके, और यकीनन जो इस तरीके की आपने चीजें कही, सीधा मिनिस्ट्री से टक्कर लेना, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाना, और वो तमाम तर बातें अवाम को जो जानने का हक है, वो तमाम तर चीज़ें लोगों को बताना, वो एक ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर पे सत्यपाल मलिक की पहचान एक अलग दिशा में लेकर के जाती है। ख्वाहिश मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर वो LG बनाए गए, लेकिन उस वक्त बनाए गए जो हुकूमत नहीं थी, ख़ास तौर पर मैं बात करूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले का दौर, LG मनोज सिन्हा से पहले का दौर, एक लंबा सिलसिला रहा जहाँ पर कोई हुकूमत नहीं थी और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सत्यपाल मलिक साहब के पास थी। उस दौर में जम्मू के लोग, खासतौर पे पूरे जम्मू रीजन में, किस तरह से उनको देख पाते थे, क्योंकि वाहिद वो ऐसे लीडर थे जो जम्मू कश्मीर को किसी भी डिसीजन के लिए वो जिम्मेदार थे। तो लोगों के जहन में सत्यपाल मलिक की जो छवि है वो किस तरह की है? आमिर, अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें तो कहते हैं ना कि इंसान का नाम का जो असर है उसके जीवन के ऊपर बहुत होता है। तो उनका नाम भी सत्यपाल मलिक था और सत्य के लिए वो बहुत दफा जो है वो बेबाकी से सामने आए हैं और हर चीज के लिए वो बोलते रहे हैं, चाहे वो अपनी सरकार के खिलाफ क्यों ना बोलते रहे हों। ओवरऑल अगर मैं सत्यपाल मलिक के बारे में बताऊं तो सत्यपाल मलिक जब 2018 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने थे और 2019 के आप कह सकते हैं कि लगभग अक्टूबर तक वो गवर्नर यहाँ पर है। उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू जो है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बनाया गया, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। देन उसके बाद जो है मनोज सिन्हा जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे। लेकिन सत्यपाल मलिक के टेन्योर की बात करें तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला वही की जो उन्होंने दस्तखत किए, जिस दस्तखत के बाद आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया, जो कि कहा जाता था कि कभी हटाया नहीं जा सकता और अगर हटेगा तो देश के तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। तो वो सब सिचुएशन, वो सब स्थिति जो है वो गवर्नर सत्यपाल मलिक के समय ही हुई। और आपको मैं बताऊं कि जिस समय 370-35 को एब्रोगेट किया गया था उस समय जो है सिचुएशन ये थी कि हजारों की तादाद में जो है सिक्योरिटी फोर्स की बात जम्मू कश्मीर लाई गई थी। रातों रात जो है हर पुलिस स्टेशन को जो है पैरामिलिट्री फोर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और बड़े सारे जो सियासी लीडर थे वो उन्हें नजरबंद किया गया था, जहां से लग सकता था जो कि हालात या माहौल खराब कर सकते थे। अभी भी कई सारे जो सेपरेटिस्ट हैं वो जेलों में बंद है। और आप कह सकते हैं कि वो जो फैसला और वो सिचुएशन थी, यहाँ पर मुख्य
मुख्यतः सब चीजें संभालने वाले गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, क्योंकि इस समय यहाँ पर सरकार नहीं थी, पीडीपी बीजेपी की सरकार पहले ही खत्म हो गई थी और गवर्नर रूल चल रहा था। तो सत्यपाल मलिक ने बहुत कुछ ऐसा किया जो कि बहुत दमखम रखने वाला व्यक्ति और जिसको राजनीति की अच्छी पकड़ है, जो अच्छा एक्सपीरियंस है। और सत्यपाल मलिक की जो जीवन की एक पूरी एक आप कह सकते हैं कि एक उन्होंने सफर जर्नी तय की थी, तो उस जर्नी का जो एक एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हुए उन्होंने बताया वो जो है अपनी ड्यूटी दायित्व जो है पूरा किया। सत्यपाल मलिक हालांकि उसके बाद देखा गया कि जब जम्मू कश्मीर से हटाए गए उसके बाद वो गोवा और मेघालय के गवर्नर बने। इस बीच कुछ यहाँ पर बात भी चली थी कि कोई प्राइज की बात थी 300 करोड़ की, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कई सारे इल्जाम लगाए थे कि उन्हें रिश्वत देने की बात की जा रही थी, कोई अप्रोच कर रहा था। बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, बाद में सीबीआई ने पूछताछ की थी, बातचीत भी की थी। सत्यपाल मलिक की बात में तबीयत जो है वो नासाज हो गई थी, उपचार के लिए वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें वो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से जो भी नेता पुराने समय से आए हैं, राजनीति की है, वो बड़े गड़े हुए और माने हुए जो राजनीति है वो माने जाते हैं। तो आज अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, सत्यपाल मलिक ने बहुत सारी चीजें देखी है, चाहे वो एमएलए की बात करें, एमपी की बात करें, राज्यसभा या लोकसभा की बात करें, उसके बाद गवर्नर की बात करें, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उन्होंने संभाले हैं और एक लंबे वक्त तक वो सियासत से जुड़ रहे हैं, कई सारे अलग अलग दलों से जुड़ रहे हैं, सबकी विचारधाराएं उनके अंदर थी, सबके साथ रह के उन्होंने काम किया और एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था उनके पास था। जिस तरह से वो बीजेपी के साथ यहाँ पर थे, बीजेपी में उनको बड़ा दायित्व मिला हुआ था, बाद में उनको जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नर जब बनाया गया तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक ने हर चीज का बखूबी जो है वो रोल अदा किया। और बतौर उनके गवर्नर यहाँ पर एक चीज खासतौर पर अगर हम मीडिया कर्मी की बात करें, हम लोग खुद देखते थे कि गवर्नर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब भी सत्यपाल मलिक आते थे किसी प्रोग्राम में तो वो देखते थे मीडिया कर्मी खड़े हैं, तो वो क्योंकि सिक्योरिटी कर्मी हमेशा होता है, वो कोशिश करते हैं कि मीडिया कर्मी ज्यादा गवर्नर से सवाल जवाब ना करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहे और वो उनकी मूवमेंट है इसे निकल जाए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। लेकिन बहुत दफा सत्यपाल मलिक ने खुद इशारा करके मीडिया कर्मी को बुलाया है कि आइए आपको कोई सवाल है पूछना है, मैं बात करूंगा। तो इस चीज के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा कि सत्यपाल मलिक को ऐसे एक यहाँ पर गवर्नर रहे हैं जो कि खुद हर चीज में बेबाकी से बोलने वाले थे। और अगर बिल्कुल, और मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा भी था कि मीडिया को सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, मुझे वो बयान याद है। मैं काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगा, चूंकि जम्मू कश्मीर की जो ज्वाला है, खासतौर पे मैं कहूंगा कि एक आतिश फशां, उस वक्त ठंडा भी नहीं हुआ था, उसकी अलख जो है वो जल ही रही थी, तभी ये गवर्नर बनाया गया और उसके बाद पूरा इंतजाम संभालना और फिर मरकजी सरकार के हर उस फैसले को जमीन पर उतारना कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी सत्यपाल मलिक के कंधों पर, क्योंकि उनकी जो छवि आपने बताई खास तौर पे ये हकीकत है, वो अवामी लीडर समझे गए, किसानों के हक में हमेशा वो खड़े रहे और जिस स्टेट में गए उन्होंने वहां की स्टेट की ओवरऑल बेहतरी के लिए काम किए। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अलग थी, उस टाइम पे वहां की जो ज्वालामुखी थी वो अभी फटा ही था, या फिर उसको कहिए कि उसकी अलख जल रही थी, उसकी राख में चिंगारी बाकी थी। और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम तर सख्ती को जमीन पर उतारना और फिर जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन को कंट्रोल करना और फिर आने वाले दिनों के लिए जम्मू कश्मीर की जो बागडोर है उसे कानून, इंतजाम, इंसराम के साथ चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी सर, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था और सिवाय सत्यपाल मलिक के और दिल्ली के 2-4 लोगों के अलावा जो वो कहते भी थे, किसी को पता नहीं था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को पता था। और मैं समझता हूं कि उनकी क्रेडिबिलिटी इस चीज को दर्शाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब उनको अपॉइंट किया तो किन पैरामीटर्स को देखते हुए अपॉइंट किया होगा कि ये सब चीजें जो है सत्यपाल मलिक ही कर सकते हैं अपने हाथों से जम्मू कश्मीर में। और उनकी जो काम करने का तरीका था, खासकर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, और ये सेंसिटिव स्टेट है बहुत जम्मू कश्मीर, लेकिन जिस खूबी से बेखूबी से उन्होंने इसको इस पूरे प्रोग्राम को और इस पूरे सिस्टम को एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर दिए जम्मू कश्मीर के, वो अपने आप में यादगार रहेगा। क्योंकि आर्टिकल 370 जब आया था तब की बात करते हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हुआ था उसके बाद आर्टिकल 370 35A जब हरी सिंह साहब के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी तरह जब आर्टिकल 370 चला गया तो उसमें सत्यपाल मलिक साहब का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लोग जो हैं, पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है वो याद करेगी कि ये जो एक स्लोगन था कि हम इसको सामान्य तौर पे बाकी रियासतों की तरह एक संविधान, एक प्रधान और एक फ्लैग यहाँ जो होगा उसको इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर में किया। और वो मैं आपसे पहले भी कहा कि पानी के बहाव में रह के वो पानी के जो दूसरी डायरेक्शन में चलने के भी शौकीन थे वो क्रिटिसाइज करते थे अपनी सरकार को जहां उनकी कोताहियां होती थी। और ये बहुत बड़ा एक
मतलब जिगरा होता है किसी इंसान का, जो अपनी कुर्सी को, अपने स्टेचर को, अपने प्रोटोकॉल को दांव पे लगा के सच को सच की तरह बात करने की हिम्मत रखता है, और वो सत्यपाल मलिक में था। और हमेशा पीपल फ्रेंडली थे, मीडिया फ्रेंडली थे। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में दर्शाता नहीं था कि वो अपने प्रोटोकॉल की तहीं कुछ बातें नहीं करना चाहते, तो बड़े फ्रीली बात करते थे और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया के बड़े कॉर्डियल रिलेशन से वो बात को कन्वे करते थे। बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से सत्यपाल मलिक की जिंदगी में कई तरह के ऐसे उछाल आए जिसमें वो अमित शाह और मोदी से टकराते भी नजर आए। और अगर सियासी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए साइड लाइन रखें तो उनकी जो सोशल लाइफ थी, खासतौर पे आवाम के साथ वो किस तरह की थी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मीर, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जम्मू की सूरत हाल अलग है और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो वादी का बिल्कुल अलग है। और यहाँ के लोगों की सोच ऐसा नहीं है कि वो लोगों को एज अ इंडिविजुअल वो किसी चीज को पसंद या नापसंद करें, लेकिन हाँ, हालात के मारे लोग किसी को पसंद और नापसंद करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये हकीकत है जमीन की, जिस चीज को हम नकार नहीं सकते। और अभी भी अगर कोई सर्वे कराता है सच्चे दिल के साथ, तो वो किसी भी एलजी को पसंद एज अ इंडिविजुअल या नापसंद एज अ इंडिविजुअल नहीं करेंगे। शायद उनके साथ जो सिचुएशन है, अगर वो सारी चीजें ना हो तो किसी को पसंद और नापसंद के जुमरे में वो डालेंगे भी नहीं। मैं सत्यपाल मलिक की तरफ आऊंगा सीधे। सवाल यह है कि जब खासतौर पे वादी के अंदर लोगों की सोच अलग है, उसकी वजह यह है कि लोगों ने चक्की के दो पार्ट देखे हैं। चक्की चलाने वाले को देखा है और अपने आप को पिसते हुए, अपनी मुस्तकबिल को पिसते हुए देखा है। सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि ओवरऑल जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर भी जम्मू कश्मीर में खासतौर पे वादी के जितने अजला है, वहां के लोगों की सोच, वहां की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो सत्यपाल मलिक के जमाने में क्या कुछ रहा? वेल देखिए, जिस तरह से आपने कई सारी चीज़ों को एक अलग तरीके से जो है ब्रीफ करने की कोशिश की है, मैं उसी दायरे में रह के जो है आपको यहाँ से भी डिटेल करने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर की आवाम सत्यपाल मलिक को खास तौर पर 3-4 चीज़ों को लेकर याद करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ है कि कोइंसिडेंटली जिस दिन उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को अपनी तरफ से मुहर लगाई, आज उसी दिन उनकी जो है 6 साल के बाद सेम डेट पे देहांत हुआ। और जिस दिन ये वाक़या पेश आया, उस वक्त की बड़ी जिम्मेदारी थी सत्यपाल मलिक पे कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, हालांकि उस चीज़ को ऑलरेडी पार्लियामेंट से अप्रूवल आ चुका था और संवैधानिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं पे उसकी प्रेजेंस देखी जा रही थी। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के अंदर उसको बिल्कुल क्लियर नोट मिला था। उस ऑर्डर को जमीनी सूरत हाल पे लाने की जो जिम्मेदारी थी वो सत्यपाल मलिक की थी। और उन्होंने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को जो उन्होंने बचपन से पॉलिटिक्स में हासिल किया था, उस वक्त उन्होंने यूज़ किया। और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इंतजाम किए जाने चाहिए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जो सिचुएशंस हैं उनको उसी तरीके से समेट के रखना है और किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसमें किसी भी जो इनोसेंट की जो है जान चली जाए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये एक बहुत बड़ा फैसला था, अगर हम इंडियन हिस्ट्री में भी देखें और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में भी देखें। और जिस तरह से अभी सुहेल काज़मी साहब भी कह रहे थे कि उनकी वो काविशें डेफिनेटली सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएंगी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उस वक्त जम्मू कश्मीर को हैंडल किया। हालांकि उनके पास पावर से इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जमीनी सूरत हाल पे जिस तरह से आपने कश्मीर का जिक्र किया, कुछ न कुछ इस तरह की सूरत हाल थी जो उनके लिए एक चैलेंजिंग ग्राउंड था, एक वार फ्रंट था। और उस वार फ्रंट में वो सबसे पहले शख्स थे जो उसकी जिम्मेदारी उस टाइम पे ले रहे थे। तो वो बड़ी एक जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने बखूबी तौर पर जो है उसको निभाया। किसी जगह पे कोई भी ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नोट नहीं हुआ, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सत्यपाल मलिक के उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर में देखने को मिल रही है। उसके बाद एक बड़ा डिसीजन जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से हुआ, वो रीऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ही बड़ा डिसीजन था जिसमें जम्मू कश्मीर की इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही थी, सेंटर की इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही थी, लोगों की मंशाओं की उसमें बात की जा रही थी, लोगों के आने वाले फ्यूचर को लेकर जो है वो सारा एक बड़ी डिसीजन लिया गया था। उस वक्त भी सत्यपाल मलिक ने जो एक तरीका, जो एक हिकमत अमली एक एडमिनिस्ट्रेटर को उठानी चाहिए, उन्होंने उसको बखूबी निभाया, कोई शक नहीं है। वही वजह है कि जो उन्होंने शुरुआत की, उस शुरुआत की जो आज एक खूबसूरत तस्वीर कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं पीसफुल तरीके से
वो आज भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उस चीज की जो शुरुआत है वो सत्यपाल मलिक की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से की गई थी, और उसकी जो एक भी रफ्तार जो है आज के डेट में, यानी कि 6 साल के बाद भी हमें आज जमीनी सिचुएशन पे देखने को मिल रही है। आज जिस तरह से हमने कई सारे ऐसे आपको विजुअल्स दिखाए जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। आज यहाँ पे एब्रोगेशन को लेकर एक अलग नजरिया जो है देखने को मिल रहा है। वहीं पे मैं इस वक्त करंटली श्रीनगर के एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल जो लोकेशन है घंटाघर के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी बाजार आपको खुले हुए नजर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल चल रही है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो उसी तरह से चल रही है जिस तरह से कल चल रही थी, और होपफुली जो है कल भी हमें ऐसी ही देखने को मिलेगी। तो ये जो एक बड़े जिम्मेदारी का उन्होंने एक प्रेजेंस दिखाई थी, जो उन्होंने अपनी तरफ से एक जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को डेफिनेटली उन्होंने दर्शाया, और उसका जो एक पॉजिटिव जो एक रिजल्ट जो है वो करंटली हमें 6 साल के बाद भी देखने को मिलता है। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है अगर हम सत्यपाल मलिक के एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर की बात करते हैं। हालांकि पॉलिटिकल लेवल पे भी देखिए तो उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी प्रेजेंस दिखाई है, चाहे हम जनता दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या बाकी सारी अलग अलग तंजीमों की बात करें, तो पॉलिटिकल लेवल पे भी वो काफी ज्यादा मैच्योर थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अपनी काबिलियत दिखाई, अपनी वो वो एक कैपेसिटी अलग थी। दिखाई। बिल्कुल जाहिर है कि उन्होंने बीजेपी पे सीधी तनकीद की, हालांकि बीजेपी में रहे और बीजेपी से अलग भी नहीं हुए। मतलब साफ है कि वो अपनी पार्टी की जो बुरी चीजें उनको लगी उन्होंने उस चीज को क्रिटिसाइज किया, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी को छोड़ा भी नहीं, एक लंबा अरसा पार्टी के साथ रहे। और ये क्लेवर, ये कलेजा हर एक के पास नहीं होता है। ख्वाहिश अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख ओवरऑल में अगर डेवलपमेंट की ही बात करूं, जमीनी स्तर पे, छोड़ दीजिए सियासत, छोड़ दीजिए उथल पुथल तमाम तर चीजें, लेकिन अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं, अगर मैं एलजी मनोज सिन्हा की बात करूं तो बहुत सारा एक लंबा सिलसिला है। लेकिन अगर मैं सत्यपाल मलिक साहब के दौर में डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या कुछ होगा उनके लिए? देखिए, क्योंकि उस समय चेंज जो है वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं नजर आया था। लंबे वक्त के बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था, क्योंकि बीजेपी पीडीपी सरकार बनने के बाद काफी देर तक कोई यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, तो जो केंद्र द्वारा जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया गया, और उसके बाद सत्यपाल मलिक के पास सारी कमान आ गई। तो वो आप कह सकते हैं कि एक अलग समय था, एक अलग तरीके का जो आप कह सकते हैं कि आप एक माहौल था वो नजर आने लग पड़ा था, और चीजें जो है सीधा सेंटर जो है कंट्रोल करना शुरू कर रहा था, क्योंकि एक किस्म की शुरुआत थी। और तभी से है जो अहम फैसले जो है वो दिखना शुरू हुए। और आमिर, मैं आपको एक बार इसमें आपको ये भी बता दूं कि सत्यपाल मलिक जब यहाँ पे बतौर गवर्नर थे उसी वक्त जो है यहाँ पर पुलवामा में भी अटैक हुआ था, जिसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। तो कहीं ना कहीं चीजें बदलना शुरू हुई थी, जो केंद्र के जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन थे वो दिखना शुरू हुए थे, और जमीन पर बदलाव चीजें देखने को शुरू हुई थी। कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ था। जो पहले की बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्टर्ब रहता था, चीजें सेटल होना शुरू हुई थी, बातचीत हो रही थी, हर एक तरीके से गेट खुले हुए थे, और सेंटर जो है अपने तरीके से जो है जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करना शुरू कर रही थी और स्थिति को सामान्य कर रही थी। हालांकि डेवलपमेंट के काम भी धीरे धीरे करके होना शुरू हो गए थे, कई सारी चीजें जो है वो प्रोग्रेस में चल रही थी, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी अन्य तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए केंद्र सरकार जो है जो बजट जो दे रही थी वो डायरेक्ट अब केंद्र सरकार को कंट्रोल कर रही थी, वो देख रही थी कहाँ किस पैसों को लगाया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, हर चीज जो है मॉनिटरिंग हो रही थी। तो कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल और बदलाव मतलब साफ है कि सत्यपाल मलिक के दौर में जैसा कि आपने कहा हालात अलग थे, और उन हालात में इन तमाम तर चीजों को लेकर के संभालना जिस तरीके से काज़मी साहब कह रहे हैं वो बहुत ही अलग था, और उसी के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया ख्वाहिश आपका और मीर आपका भी। मैं जनाब काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगा, चूंकि आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही नहीं हैं बल्कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप एक एक चीज की बारीकी तमाम तर गहराइयों से देखते हैं। जब ये आए थे सत्यपाल मलिक, क्या उम्मीदें थी, क्या ख्वाहिशें थी, और क्या लग रहा था कि जब ये सत्यपाल मलिक आएंगे जम्मू कश्मीर में तो किस तरीके से, चूंकि मैं शुरू से बात कर रहा हूं, जब से मुल्क आज़ाद हुआ और जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ उसके बाद से लेकर के हालात जिस तरीके से बने हैं, तो किसी भी लीडर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करने से पहले जम्मू कश्मीर की फिक्र सबसे ज्यादा सताती है, खासतौर पे आप जैसे लोगों को, आप जैसे सहाफी और पॉलिटिकल एक्सपर्ट को। तो जब वो आए थे क्या उम्मीदें थी, और जब वो गए तो क्या कुछ देखा आपने? देखिए, जिस दिन वो यहाँ लैंड किए एज गवर्नर, क्योंकि वो लास्ट गवर्नर थे, उसके बाद तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ बन गए बॉर्गेशन के बाद, और अब कब तक रहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तो पता नहीं है। आज तो अटकलें लग रही हैं कि आज सुबह 11 बजे एनडीए
कुछ करने जा रही है, जम्मू को स्टेटहुड मिलने जा रही है, कश्मीर को यूटी, बड़ी अटकलें चल रही हैं, अभी भी चल रही है स्पेकुलेशन। लेकिन जब ये आए थे तो इनको सबसे पहले जो रिसीव करने वाला एयरपोर्ट पे इंसान था वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था। और वो जब हमने उनसे कंफर्म किया तो उन्होंने कहा ये मेरे पुराने दोस्त रहे हैं, पुरानी सरकारों में इनके साथ हमारी वाबस्तगी है। तो वो एक इंडिकेशन थी कि मुझे लगता है कि जम्मू के कुछ लीडरों को, जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, उनको सत्यपाल मलिक बड़ी पर्सनल टच से जानते हैं। लेकिन जैसे उनके वो कार्यकाल आगे बढ़ता गया और जैसे 5 अगस्त को ये हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ, तो मुझे लगता है यहाँ की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमात है, जिसके सरबराह फारूक अब्दुल्ला है या उमर अब्दुल्ला जो लीड कर रहे हैं इस कैबिनेट को, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जमीन जो है, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो चेंज हुआ, उन्हीं रीजनल जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 है, और महबूबा मुफ्ती, जिसका फैक्ट्स की जो बड़ी चर्चाएं हुई कि फैक्ट्स खराब था, उनका वो नंबर्स वाला जो लेटर था वो नहीं पहुंच पाया। फिर उनसे जब सवाल किए गए कि आपका फैक्ट क्यों खराब था, तो उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आके मुझसे टाइम लेके मिल सकती थी, अपना स्टेक क्लेम कर सकती थी। और उसके बाद 5 अगस्त जो एक हिस्टोरिकल दिन जो है, पूरी दुनिया इसको जानती है और आज इसको पूरी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एक जश्न के तौर पे मना रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जो है आज जम्मू कश्मीर की सड़कों पे है और इसको एक ब्लैक डे के रूप में वो मना रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि विल जो थी उनकी कुछ चीजों को लेके, खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड चीजों को लेके, और जो कोऑर्डिनेशन थी उस वक्त की, क्योंकि बड़ी अटकलें थी कि कुछ भी हो सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो कोऑर्डिनेटेड वे में इन टच रहे पीएमओ ऑफिस के साथ, और वो आर्टिकल 370 चला गया। और उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी में आ गए और फिर वो यहाँ से मेघालय और मेघालय से गोवा और गोवा से मेघालय लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन जहां जहां भी वो गए, चर्चाएं उनके भाषणों में जम्मू कश्मीर की लगातार, जब तक वो जिंदा थे, वेंटिलेटर तक वो पहुंचे, वो जम्मू कश्मीर को डिस्कस करते रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो कोताहियां थी जो मरकज की तरफ से, उसको नहीं, वो छात्र नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में, एक ओजस्वी वक्ता के रूप में याद किए जाएंगे। आप लोगों ने एक लंबा समय साथ में बिताया, इमरजेंसी के टाइम पर भी साथ में रहे। हम चरण सिंह जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1974 को शामिल हुए थे। उसके बाद हम लोग आपातकाल में मेरठ जेल में इकट्ठा रहे। उसके बाद जनता दल, लोक दल में हम लोग इकट्ठा रहे। वो एक ओजस्वी वक्ता थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनके राजनीतिक जीवन की ऐसी कोई खास बात जो आपको याद आएगी? नहीं, मेरठ कॉलेज, मेरठ में वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने छात्रों के जो एम्पावरमेंट था, जो उनके अधिकार थे, उसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। किसान आंदोलन के दौरान भी उनकी आवाज़ काफ़ी मुखर थी। तो उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी किसान आंदोलन के दौरान, उस पर कई सवाल भी उठे थे, को लेकर से कुछ कहेंगे? नहीं, उनके वो चिंतन का विषय था, जिस तरह से उन्होंने ये प्रश्न उठाए थे, और उसको लेकर के वो काफ़ी विवादास्पद भी हो गए। तो फिलहाल सत्यपाल मलिक की ज़िंदगी या उनके साथ बीते हुए लम्हों को पॉलिटिकल जो लीडरान हैं वो याद कर रहे हैं और इन तमाम तर चीज़ों को कहीं न कहीं बेहतर अंदाज में देख रहे हैं। देखिए, सत्यपाल मलिक नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन आमतौर पे हमारे दरमियान ऐसा होता है कि जब कोई गुजरता है हम उनको अच्छे शब्दों में याद रखते हैं, लेकिन जब वो इससे ऊपर उठ करके हों, किसी रियासत की जिम्मेदार हों, रियासत की उथल पुथल के लिए जिम्मेदार हों, तो हम उन चीज़ों को भी बात करते हैं, उन चीज़ों को भी नज़र में रखते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। हालांकि सत्यपाल मलिक बजाते खुद इन तमाम तर चीज़ों के लिए कभी जिम्मेदार नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद काज़मी साहब, जिस तरीके से अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर सरकार के दरमियान चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, क्या सत्यपाल मलिक जब थे तो जो रिवायती पार्टियां हैं यहाँ पे, क्या उनके दरमियान किसी तरह का कोई टकराव, किसी तरह की कोई सरजनिश या किसी भी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको देखने को मिली? देखिए, वो इमीडिएट हम गवर्नर रूल में थे, फिर प्रेसिडेंट रूल में आ गए, और जब ये हम यूनियन टेरिटरी में हम ट्रांसफर हुए, उसके बाद फिर वो ज्यादा देर यहाँ रहे भी नहीं। इमीडिएट वो यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ से चले गए, और फिर गोवा में वो कश्मीर को डिस्कस किया करते थे, मेघालय में डिस्कस किया करते थे। लेकिन वो जो एक ट्रांजेक्शन था, वो जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलने का वक्त था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त था। और कश्मीर के लोग बड़े जज्बाती लोग हैं, और पाकिस्तान के लोग तो बॉर्डरों पे सटे थे कि कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि पूरा इंटरनेशनल हाइप ली जाएगी। लेकिन
टचवुड कोई ऐसी बात नहीं हुई, और वो बार बार कहते रहे कि अटकलें बहुत थी, बहुत कुछ हालात खराब होंगे, खून खराबा होगा। और यहाँ के उस वक्त के डीजी दिलबाग सिंह थे, उनको भी उनको भी रात को ही पता चला कि सुबह क्या होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इतना सीक्रेटिवली इस मिशन को उन्होंने कंक्लूड किया, और फाइनली जो डायरेक्शन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जब हम सरकार में आएंगे तो इस आर्टिकल 370 को हटाएंगे, और वो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जो है उस पर मुहर लगी। तो मैं समझता हूँ जब तक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो उनको याद करते रहेंगे। और अपनी बेबाकी पे, अपनी जो उनकी ऑनेस्ट भी बहुत थे, और उन्होंने अपनी पार्टी के ही 2 लीडर बिना नाम लिए, नाम नहीं मैं लेना चाहता, 300 करोड़ की ब्राइब देने की भी बात कही, और उस पर वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहे कि मैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं दूंगा जो मेरी जमीर को अलाउ नहीं करते हैं। जो भी टेंडर्स वर्क होंगे पावर प्रोजेक्ट्स के, वो रूटीन में होंगे, और उस पर वो काफी क्रिटिसिज्म भी उनको भोगना पड़ा अपनी पार्टी से, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या अमित शाह साहब से, लेकिन वो डटे रहे। और उसका ये नतीजा है कि उनको अपनी सिक्योरिटी भी डाउनग्रेड उनकी हुई, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को दम खम से रखते रहे। क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसे कम लोग होते हैं, जब तक आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, डेडिकेटेड नहीं होंगे, आप कुछ चीजों पे अड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका जो अंदर का ज़मीर है वो आपको कोसता है कि आप सच्चाई की बात करें, सच्चे तत्व जो है वो मीडिया के सामने रखे, पूरे भारत के आगे रखे। इन सब चीजों के लिए ताक़यामत उनको याद किया जाएगा। और मैं समझता हूं उनको सबसे बड़ी खराज अकीदत यही होगी कि उनके जो बच्चे हैं या आगे जो फैमिली है, उनके अच्छे कामों के फुटप्रिंट्स पे आगे चले। और ये सबसे बड़ी खराज अकीदत मैं समझता हूँ सत्यपाल उनके लिए मलिक हो को सकती है। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में सर आपने याद किया और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन बातचीत के लिए, उनकी ज़िंदगी को हमें अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल